नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है। मैं हूँ पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे सामाजिक अध्ययन में अर्थशास्त्र के अंतर्गत उत्पादन कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि हर व्यवस्था अर्थव्यवस्था की नींव होती है उत्पादन। और उत्पादन उन चीज़ों का होता है जो कि या तो चीज़ों का होता है या वस्तुओं का होता है या सेवाओं का होता है। ये होता है उत्पादन, अर्थात किसी भी चीज का उत्पादन जो समाज के क्रियाकलाप के लिए किया जाता है, वो किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। हमने पहले देखा था कि किस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था है, किस प्रकार की सेवाएं हैं और भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। आज हम देखेंगे कि उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है, उत्पादन क्यों किया जाता है, ये पहले समझना जरूरी है। क्योंकि उत्पादन हर समाज की, हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है और उस आवश्यकता के आधार पर चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का निर्माण किया जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ या तथ्य जो होता है समाज का कि हम जानते हैं कि आवश्यकता जो है, कहा जाता है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। अर्थात समाज और व्यक्तियों की आवश्यकता के आधार पर वस्तुओं या सेवाओं का निर्माण किया जाता है। और ये इस प्रकार से ध्यान रखा जाता है कि किस प्रकार से इस प्रकार की वस्तुएं या सेवाएं हम समाज में उत्पन्न कर सकें, जिससे लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो। और यही होता है मुख्य तौर पे उत्पादन का तात्पर्य, अर्थात उन वस्तुओं का उत्पादन, सेवाओं का उत्पादन जिसकी समाज को आवश्यकता है। और इसके लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, अर्थात उत्पादन के लिए मूलभूत चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो हम देखेंगे क्या है। जो चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए आप एक चीज़ समझिए कि मान लीजिए आपको साबुन बनाना है, तो साबुन के लिए आपको क्या क्या लगेगा, इसे आप विचार करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको लग सकती हैं। तो मुख्य तौर पे आपको आवश्यकता होगी उत्पादन से। सबसे मुख्य तौर पे लोगों को ये लगता है कि उत्पादन अर्थात मशीन से कोई चीज़ बनकर निकलना। तो उत्पादन सिर्फ इतना नहीं होता, उत्पादन होता है वस्तु या सेवा बनकर निकलना। किसी भी प्रकार का निर्माण जो होता है उसे उत्पादन में माना जाएगा। जैसे हो सकता है वो साबुन बन रहा हो सकता है वो पेस्ट बन रहा हो सकता है वो धान बन रहा हो जो चावल बनकर आ रहा है, चावल का निर्माण हुआ। तो ये कई प्रकार से होता है। दूध भी आप समझ सकते हैं कि दूध आपके घर पे जैसे कोई देकर जाता है, वो भी उत्पादन है। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें लगती हैं और मुख्य तौर पे जो चीज़ें लगती हैं, जैसे हम अभी साबुन का समझ रहे हैं। मान लीजिए आपको साबुन बनाना है तो आपको क्या लगेगा, तो आप समझ सकते हैं कि मुख्य तौर पे आपको जो चीज़ें लगेंगी वो होंगी। ये आप देख सकते हैं, आपको कोई मशीन लगेगी, उसे चलाने के लिए कोई मनुष्य या श्रम लगेगा। कच्चा माल लगेगा जो कई प्रकार से होता है, आपको पानी लगेगा, सोडा लगेगा और भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। जो खुशबू बढ़ाने वाली चीज़ें हैं वो भी लगेंगी। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये मुख्य चीज़ें हैं और इन सभी चीज़ों के लिए आपको जो ज़रूरत होगी वो होगी पूंजी की आवश्यकता। तो ये आधारभूत चीज़ें हैं जो आपको लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेंगी। तो मुख्य तौर पे इनको डिवाइड किया गया है। ये आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, जो हमारे मन में एक विचार आएगा कि ये चीज़ें हमें लगेंगी। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें लगती हैं जो कि उत्पादन में सहायक होती हैं और इन्हीं से उत्पादन चलता है। तो उत्पादन होगा वो हम देख सकते हैं। इसमें जो परिभाषा दी गई है वो चीज़ें जो हैं वो है, सबसे पहले भूमि। भूमि कई प्रकार की आपको लगेगी। यदि आपकी इस प्रकार की वस्तु या उत्पादन है जिससे कृषि की आवश्यकता होती है तो आपको कुछ भूमि कृषि के लिए लगेगी, कुछ खदान के, अगर खदान वाला स्थान है तो वो खदान की ज़मीन लगेगी। यदि मशीनें आपको लगानी हैं तो ज़मीन अलग से लगेगी। इस प्रकार से बहुत प्रकार की ज़मीनें आपको लग सकती हैं जिनका उपयोग किया जाएगा अपने संसाधन को स्थापित करने के लिए, अर्थात कुल क्रियाकलाप को करने के लिए।
भूमि की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ यदि आपका कार्य इस प्रकार से है कि वहाँ पे आपको लोगों को रखने की आवश्यकता है, तो आपको घर बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी। तो भूमि सबसे पहली प्राथमिकता है। दूसरे स्थान पर आप देख सकते हैं भूमि तो हो गया, अब भूमि के अलावा श्रम की आवश्यकता होगी। श्रम या मानव बल, आप समझ सकते हैं इसको। आपको मनुष्य की आवश्यकता होगी, मनुष्य कई प्रकार से होंगे, वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो चीज़ है वो होगा पूंजी और उद्यमिता। तो भूमि, जैसे हमने उदाहरण देखा है, रायपुर का उदाहरण दिया गया है, तो रायपुर जो है एक मैदानी क्षेत्र है, बहुत हद तक दूर दूर तक फैला हुआ है, बहुत सारी उसमें बस्तियां हैं। तो हम उसको देख सकते हैं कि जो रायपुर है, यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे दिया गया है कि किस प्रकार का क्षेत्र है। बहुत बड़े क्षेत्र पर ये फैला हुआ है। जो रायपुर है वहाँ की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और 2011 में इसे महानगर में शामिल किया गया, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत बड़ा हुआ है। एक तरफ आपको दुर्ग मिलेगा, बलौदा बाजार मिलेगा, साथ ही साथ बिलासपुर और अन्य प्रकार के जिलों की सीमाएं हैं, धमतरी एक तरफ आपको मिलेगा। तो ये जो क्षेत्र है रायपुर, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि बहुत सारे ज़मीन इसके अब जो है खेती के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। जो प्रॉपर रायपुर है वहाँ पर कल कारखाने भी लग रहे हैं, बहुत प्रकार की चीज़ें लग रही हैं और उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा रहा है। चूँकि रायपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी है, 2000 में छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, सन 2000 में। का निर्माण हुआ और इसके बाद लगातार इस पर बहुत सारे क्रियाकलाप हुए और इसके साथ साथ बहुत हद तक उद्योगों का विस्तार किया गया। जो रायपुर है वो एक तरह से समझा जा सकता है कि बहुत बड़ा क्षेत्र वो कवर करता है। उरला है और भी बहुत सारे स्थान हैं जो इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में हैं। बहुत प्रकार के इसमें व्यापार होते हैं, उद्योग होते हैं और इसी के कारण लोग वहाँ पर आकर बसते हैं। तो सघन घनी आबादी धीरे धीरे विकसित हो गई है और इसके कारण से ही अब जो है वो बहुत हद तक व्यापार उद्योग का मुख्य केंद्र के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित हो चुका है। तो यहाँ पे जो भूमि है, वहाँ भूमि का उपयोग किस प्रकार से होता है? भूमि जो है वो कई प्रकार से उपयोग हो सकती है। लोगों के घर के लिए हो सकती है, निवास के लिए, उद्योगों के लिए, अलग अलग प्रकार से जमीन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है वो बने होते हैं। तो इसका जो अलग अलग वर्गीकरण किया गया है, तो जो निवास स्थान है वो लगभग 55% स्थानों पर है। रायपुर में 55% से अधिक स्थानों पर लगभग माना जाता है कि घर और अपार्टमेंट बने हुए हैं। 11% स्थानों को व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि के रूप में चिन्हित किया गया है। अर्थात ये इस प्रकार के भवनें हैं जिनका उपयोग व्यापारिक तौर पे किया जाता है। दुकानें हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं और इन प्रकार चीज़ें हैं। ऑफिसेज जो हैं, सरकारी या निजी ऑफिस जो हैं, वो भी यहाँ पे बने हुए हैं। इसे अलग वर्गीकरण किया गया है। तो ये जो है ये 12% है और इसके अलावा जो बाकी ज़मीन है, अन्य उद्देश्य है, यातायात है, मनोरंजन है, वो जो हैं वो लगभग 20 या 14 21% के आसपास हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र है, ये पूरा जो भूमि का उपयोग है ये किया गया है। और चूंकि आप समझ सकते हैं कि यदि शहर में लोगों को रहना है, वास करना है, तो विभिन्न प्रकार के नियम कानून होते हैं किस प्रकार से वहाँ पर क्षेत्र को निवास बनाया जाए, किस प्रकार से उद्योग बनाया जाए और किस प्रकार से खाली ज़मीन को छोड़ा जाए, यातायात के लिए कितना ज़मीन उपयोग होता है, ये सरकारी नियमों के तहत बंधा होता है। और ज़मीन का यूज़ है, लैंड यूज़ ऑफ लैंड जो है वो करने के लिए बहुत सारे नियम होते हैं और उसी के आधार पे भूमि का वर्गीकरण किया जाता है। तो किसी भी शहर या गांव की भूमि का उपयोग जो है
वो सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है और उसी प्रकार से उस भूमि का उपयोग होता है। तो हमें जब यदि अपना उत्पादन करना है तो भूमि की आवश्यकता होती है और इसके लिए सरकार की ओर से विभिन्न प्रकार के आवेदन जमा करके भूमि का उपयोग किया जाता है। यदि आपको कारखाना लगाना है तो आपको एनओसी लेना होता है, जो सरकारी सिस्टम है उससे लेना होता है। सबसे पहले भूमि जो है वो किस प्रकार के उपयोग होंगे, स्कूल बनेंगे, अस्पताल बनेंगे, कारखाना होगा, दुकान होगा, उसे चिन्हित किया जाता है और उसके बाद फिर उस ज़मीन को, जो भी ज़मीन है उसे उत्पादन के लिए रखा जाता है कि किस प्रकार की चीज़ों का उत्पादन होगा। तो भूमि की आवश्यकता बहुत हद तक होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भूमि है वो धरती पर फिक्स है, वो रबड़ के हिसाब से बढ़ती या कम नहीं होती। तो जो भूमि है कितना हिस्सा किस कार्य के लिए उपयोग किया जाना है वो निर्धारित किया जाता है और फिर उसके आधार पर इसे बांटा जाता है। और जो भूमि है, जो पहले तो उसका आकलन किया जाता है कि कितनी भूमि है। कोई भी यदि व्यापार उद्योग लगाना है तो आकलन किया जाएगा कितनी भूमि है, कितनी भूमि को घर के लिए यूज़ किया जा सकता है, कितनों को खेत के लिए दिया जा सकता है और इस प्रकार से भूमि को निर्धारित किया जाता है। तो भूमि के साथ साथ दूसरी चीज़ की आवश्यकता जो होती है श्रम। श्रम अर्थात मेहनत, और इससे आप समझ सकते हैं श्रम का मुख्य तौर पे काम होगा मनुष्य। अब इसका कई प्रकार से वर्गीकरण हो सकता है। महिला पुरुष के आधार पे, कुशल है या अकुशल है इसके आधार पे ये अलग अलग वर्गीकरण किया जा सकता है। तो पहला वर्गीकरण आप देख सकते हैं कि महिला पुरुष के आधार पे, दूसरा वर्गीकरण आप देख सकते हैं कुशल या अकुशल श्रम के आधार पे। श्रम जो होता है वो किस प्रकार से होगा, जैसे देख सकते हैं आप कि अलग अलग लोगों को अलग अलग पारिश्रमिक दिया जाता है। तो ये जो पारिश्रमिक देने का तरीका है वो इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि जो व्यक्ति जितना कार्य कर सकता है या जितना उसके द्वारा उत्पादन किया जा सकता है, इसके अलग अलग पैमाने बनाए जाते हैं और उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितना श्रम दिया जाएगा। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग श्रम की सीमा होती है, अलग अलग उनको पारिश्रमिक दिया जाता है। श्रम जो होता है मानव बल होता है। मुख्य तौर पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे आप कैटेगराइजेशन देख सकते हैं, जैसे कुशल है, अकुशल है, तो इसमें हम निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि कुशल वो लोग हैं जिनको स्पेशलाइजेशन है, किसी चीज़ का ज्ञान है। जैसे आप देख सकते हैं इंजीनियर है मान लीजिए, या डॉक्टर हैं, तो आप उन्हें कुशल समझ सकते हैं। वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें इस प्रकार से ज्ञान होता है, इस प्रकार से उनका एजुकेशन होता है, साथ ही साथ उनको इस प्रकार का अनुभव होता है कि वो कुशल में माने जाते हैं। उसी प्रकार अकुशल क्या होंगे, जैसे पेंटर हुआ और या पोताई करने वाला हुआ। क्योंकि इन चीज़ों के लिए आवश्यकता नहीं होती किसी प्रकार से स्पेशलाइजेशन की, और साथ ही साथ इस प्रकार से कोई एजुकेशन भी नहीं है कि पोताई करने के लिए किसी को किसी प्रकार का ज्ञान दिया जाए, शिक्षा दी जाए। तो इस प्रकार के लोग अकुशल में आते हैं। तो ये मोटा मोटा उदाहरण है कि किस प्रकार से ये होता है। इसका डिटेल्ड आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कुशल श्रमिक होते हैं, अकुशल श्रमिक होते हैं, और ये जो पारिश्रमिक है उनको इस आधार पे अलग अलग भी मिलता है। कुशल को ज़्यादा मिलता है, अकुशल लोगों को कम पारिश्रमिक मिलता है, और इसी के कारण जो उत्पादन की क्वालिटी है वो भी मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि जिस चीज़ का भी उत्पादन किया जाए उसमें अधिक से अधिक कुशल लोगों को लगाया जाए। लेकिन अकुशल लोगों को भी इससे अलग नहीं माना जा सकता, चूँकि उत्पादन करने के लिए सभी की भूमिका आवश्यक है। तो अकुशल लोगों को भी रखा जाता है। तो कुल माना जाता है। यदि हम इसे अलग अलग देखें कि किस प्रकार से कुशल और अकुशल लोग हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो कुशल और अकुशल लोग हैं उनका यदि हम अलग अलग मापन करें तो
55% लोग जो उद्योगों में कार्यरत हैं, अलग अलग तरह के निर्माण कार्यों में हैं और उत्पादन के लिए सहायक हैं, उसमें से 55% अकुशल लोग हैं, 19% कुशल हैं। कुशल से तात्पर्य है कि जिनको अधिक से अधिक इन चीज़ों का ज्ञान है। साथ ही साथ दो कैटेगरीज और है जो कि व्यवसाय के मालिक हैं। व्यवसाय के मालिक हैं 9%। ये आप देख सकते हैं, चूंकि व्यवसाय मालिक जो होते हैं उत्पाद को बेचने या अन्य प्रकार की चीज़ों, कच्चा माल इत्यादि प्रदान करने के लिए लगे होते हैं काम में, और इन्हें कुशल अकुशल इसके साथ नहीं माना जा सकता। इसके साथ साथ औद्योगिक कामगार हैं जो कि जो कामगार हैं 17% हैं जो कि यहाँ पे काम करते हैं, ये 17% हैं। अर्थात इनका जो कार्य है वो निर्धारित नहीं है, अलग अलग प्रकार के ये कार्य करते हैं। तो ये जो श्रम है कुल मिलाकर कई हिस्सों में बांटा जा सकता है, और मुख्य तौर पे जो काम करने वाले लोग हैं उन्हें इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं 55% अकुशल लोग हैं, 19% कुशल हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, जिसमें अलग अलग तरह के तकनीकी ज्ञान जानने वाले वकील इत्यादि भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो 9% जो लोग हैं व्यवसाय मालिक हैं, अर्थात इनके द्वारा संचालन किया जाता है, जो मुख्य तौर पे कच्चा माल प्रदान करना और जो बना हुआ सामान है उसे बाजार तक पहुंचाना और विभिन्न प्रकार से पैकेजिंग इत्यादि जो किया जाता है वो कुशल और अकुशल लोगों के द्वारा किया जाता है। और जो प्रदान किया जाता है एक तरह से आप समझ सकते हैं कि जैसे दुकान वाले हुए और अन्य प्रकार के लोग हुए जो कि लोगों को सामान प्रदान करते हैं, वो आएंगे व्यवसाय मालिक। और ये कुल मिलाकर जैसे रायपुर का हम उदाहरण देखेंगे कि यहाँ पे मजदूर जो हैं वो दूर दूर से लोग आकर बसे हुए हैं। पूरा रायपुर बहुत बड़ा क्षेत्र फैला हुआ है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हैं। तो वे रोज न सिर्फ वहाँ पे रहने वाले प्रॉपर लोग होते हैं जैसे रायपुर का एरिया है, तो बल्कि इसके अलावा आसपास के कुछ गांव से लगभग 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर से भी लोग प्रतिदिन वहाँ पर जाते हैं और अपना काम करने के बाद वहाँ से वापस आते हैं। तो जो श्रम है वो दूर दूर तक लोगों को अपने पास लाता है। 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर से लोग वहाँ पर जाते हैं, साइकिलों से, बाइक से, बसों के द्वारा, विभिन्न यातायात के माध्यम से जाते हैं, और ये पूरी जो सिस्टम है इसके द्वारा उत्पादन किया जाता है। तो ये जो लोग आए हुए हैं उनको रहने के लिए आवास की भी आवश्यकता होती है, तो उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। यदि वो अपने घर में रहते हैं और रोज़ आना जाना करते हैं तो उनको यातायात की आवश्यकता होती है। और इन सब चीज़ों के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? पूंजी की। पूंजी जो है सबसे बड़ा कारण होता है, जो उत्पादन का सबसे बड़ा कारक होता है वो होता है पूंजी। पूंजी अर्थात धन। तो पूंजी जो है, धन जो है वो हर चीज में आवश्यकता होती है। आपको कच्चा माल खरीदना हुआ, कच्चा माल से आप समझ सकते हैं अर्थात वो साधन जो किसी वस्तु को बनाने के लिए मुख्य तौर पे आवश्यक होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपको मुरमुरा बनाना है तो इसमें कच्चा माल आपको लगेगा धान या चावल। तो धान से आप चावल निकाल सकते हैं, फिर से मुरमुरा बना सकते हैं, या यदि आपको चावल मिल रहा है तो आप सीधे मुरमुरा बना लेंगे। तो यदि मुरमुरा उद्योग है तो उसके लिए कच्चा माल होगा आपका चावल या धान। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो प्रारंभिक आवश्यकता होती है उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार वेतन भत्तों के लिए, ईंधन के लिए, पैकेजिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है आवश्यकता पूंजी की अर्थात धन की। और ये धन किस प्रकार से होता है? दो प्रकार का धन होता है आपके पास, जैसे आप देख सकते हैं। कुल होता है धन, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें
अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो मशीनरी है जो कि स्थापित है, अर्थात रखा होता है, भौतिक तौर पे जो बना होता है। अब इसके अंतर्गत क्या आएगा, आपका जो मशीन है, जैसे आपने कहीं कोई फैक्ट्री लगाया है तो मशीन जो है ये आपका भौतिक पूंजी में आएगा, क्योंकि एक बार इसे खरीदना पड़ता है फिर ये आपके पास स्थापित हो जाता है, तो ये भौतिक पूंजी में आएगा। इसके अंतर्गत उपकरण होगा, बिल्डिंग होगा आपका, क्योंकि आपको इसे बार बार नहीं खरीदना पड़ता। जो मूलभूत स्थापना होती है व्यापार या उद्योग की, उसके लिए जो भौतिक पूंजी है इस प्रकार से होगी, मशीन होगा, बिल्डिंग होगा, और अन्य चीज़ें जो है टेबल, मेज, कुर्सियाँ, और भी बहुत सारे साधन होते हैं। प्रिंटर हो सकता है आपके पास जो आपके उद्योग में काम आता है। ये चीज़ें जो होती हैं वो मुख्य तौर पे भौतिक पूंजी होती है। यदि कोई जैसे सब्जी बेचने वाला है तो उसके पास उसका ठेला होगा, वो उसकी भौतिक पूंजी हो जाएगी, जो एक बार उसे खरीदना है फिर उसे व्यापार में प्रयोग करना है। और ये इस प्रकार से भी हो सकता है, जैसे जो बिल्डिंग है उसका प्रयोग या तो उद्योग को स्थापित करने के लिए किया जाएगा, या वहाँ पे रहने वाले लोगों के रहने के लिए भी कुछ हिस्से को दिया जा सकता है, जो कि किसी भी प्रकार से उस उत्पादन में सहायक हो। अर्थात यदि आपने एचआरए नहीं दिया, घर भत्ता नहीं दिया, और वहाँ पे लोगों को रहने के लिए स्थान दिया है, तो वो भी माना जाएगा कि जो स्थान दिया गया है वो भौतिक पूंजी है उस उत्पादन की। दूसरा होता है कामकाजी या अस्थायी पूंजी। और ये कामकाजी या अस्थायी पूंजी, ये जो होती है ये होती है रनिंग पूंजी, अर्थात कच्चा माल आपने खरीदा, उसके बदले में धन प्रदान किया, साथ ही साथ आपने अपने कर्मचारियों को वेतन प्रदान किया, अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज प्रदान की, और इस प्रकार की पूंजी जो समाप्त होती है। तो इसका मुख्य तात्पर्य जो होता है, यहाँ देख सकते हैं कि जैसे आपने कच्चा माल खरीदा या वेतन दिया, तो इसके द्वारा आपके पास वस्तु बन गई, वस्तु को आपने बेच दिया, फिर ये आपके पास पूंजी बनकर फिर आपके पास वापस आ जाएगी। इसे आप समझ सकते हैं कि ये जो रोलिंग इनकम है, रोलिंग फंड है, वो होता है तो दो प्रकार से होगा, भौतिक पूंजी होगा और कामकाजी या अस्थायी पूंजी होगा, जो कि इम्प्रेस्ड मनी जिस प्रकार से कहा जाता है कि जो खर्च किया जाता है, इम्प्रेस किया जाएगा, और फिर वो कुल तौर पे आपके पास वो चक्र चलाएगा। जो आपका भौतिक पूंजी है और कामकाजी पूंजी है, ये मिलकर बनाएंगे उत्पाद। ये उत्पादन करेंगे चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का। सेवाओं से आप समझ सकते हैं, सेवाएं बहुत सारी होती है, जैसे हमने पहले देखा, होटल का हमने देखा था उदाहरण, और भी अन्य प्रकार की सेवाएं होती है जो लोगों को प्रदान की जाती है। कुछ सेवाएं इस प्रकार की होती हैं जो कि जैसे वकील लोगों को अपनी सलाह देते हैं, सर्विस देते हैं, चिकित्सक सेवा देते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि वो बहुत बड़ा उत्पादन तो नहीं है, लेकिन यदि बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वो आप समझ सकते हैं जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं और एक स्थान पे वो अपना कामकाज कर रहे हैं, तो आप उसे उत्पादन समझ सकते हैं। बहुत बड़ा, जहाँ पे 150 डॉक्टर्स हैं, लोगों को सेवाएं देते हैं, बहुत सारे वहाँ पे स्टाफ हैं, साथ ही साथ पैथोलॉजी लैब है। इस प्रकार से वो धीरे 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 करके उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, और इसे हम समझ सकते हैं कि वहाँ पे फिर इस प्रकार से रोलिंग होता है, मशीनरी इत्यादि होती है, स्थायी पूंजी होती है, भौतिक पूंजी होती है, और दूसरी अस्थायी या कामकाजी पूंजी होती है जिसको रोलिंग किया जाता है। और इसकी व्यवस्था करने के लिए जो भी व्यापार उद्योग करना चाहते हैं उन्हें अलग अलग तरीकों से काम करना पड़ता है, अलग अलग उपाय अपनाने पड़ते हैं जिससे वो पूंजी ला सकें। तो पूंजी वो ला सकते हैं, जो मुख्य कारण होता है पूंजी को अलग अलग स्थानों से लेने का, उसके लिए सबसे बड़ी बात होती है ब्याज दर। क्योंकि जो भी व्यक्ति पूंजी उपलब्ध कराता है, यदि खुद कारोबारी जो उत्पादन कर रहा है उसके पास बहुत सारा धन है, तब उसे पूंजी की जरूरत नहीं, लेकिन बहुत हद तक
व्यापार चलाने के लोगों को पूंजी को लेना पड़ता है और उससे ब्याज के आधार पर पूंजी मिलता है। तो अलग अलग ब्याज दरें होती हैं। जो सरकारी संस्थाएं होती है वो बहुत कम दरों पे ब्याज प्रदान करती है, लेकिन इनके द्वारा जो कामकाज है अर्थात या तो सरकारी या तो सरकारी ऋण या लोन लिया जा सकता है या निजी ऋण या लोन लिया जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर मामलों में निजी तौर पे जो ऋण लिया जाता है उसमें ब्याज दर ऊंची होती है। और बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसके लिए सरकारी ऋण भी दिया जाता है। तो लोग अलग अलग प्रकार से अपने पास पूंजी की व्यवस्था करते हैं और जब वो पूंजी लेते हैं किसी से तो उन्हें ब्याज भी पटाना पड़ता है। और फिर यदि रोलिंग अच्छा हो तो पूंजी जो है वो लगभग जो ये दर होती है ये आपका 15 से 20%, 30% तक भी होता है निजी तौर पे ये जो ऋण लिया जाता है। और इसके कारण लागत बढ़ जाती है। जो उत्पाद है उसकी लागत इसी के आधार पर निर्धारित होती है। साहूकार और थोक विक्रेता जो होते हैं तो लोगों को अधिक से अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। चूँकि व्यक्ति जो है वो अपने रिलेशन के आधार पे और साथ ही साथ अपने व्यापार के स्थायित्व के आधार पे अधिक से अधिक ऋण लेने में सफल हो पाता है और इसके कारण उनका व्यापार भी आगे बढ़ पाता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं उनको जब वे ऋण लेते हैं तो उनको इसके लिए कुछ गवाह के तौर पे या सबूत के तौर पे अपने पास की चीज़ों को भी जमा करना पड़ता है। और इसी के कारण से लोगों को ऋण में लेने के लिए भी सरकार की ओर से भी सहायता दी जाती है। सहकारिता और स्व सहायता समूह जो होते हैं वो भी सहायता प्रदान करते हैं और इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर उत्पादन किया जाता है। और ये सारी व्यवस्था भूमि श्रम पूंजी की व्यवस्था करने के लिए जो मुख्य तौर पे होता है उद्यमिता यहाँ पे काम आता है। तो चौथा जो पॉइंट है इसका उद्यमिता अर्थात एक प्रकार से कहना चाहिए जो पूरा व्यापार है संचालन। अब इसके लिए क्या होता है व्यापार का संचालन उद्यमिता जो होती है उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है इच्छा शक्ति। क्योंकि उत्पादन करना और निजी क्षेत्र पे काम करना या अपना कारखाना इत्यादि स्थापित करना बहुत आसान नहीं होता। बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। बहुत हद तक लोगों को इस पे मेहनत करना होता है। तो ये जो उद्यमिता है एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है उसके लिए भूमि श्रम और पूंजी का सही तरीके से समुचित उपयोग। कि किस प्रकार से इसका अच्छे तरीके से उपयोग किया जाए, किस प्रकार से हर चीज़ का उपयोग किया जाए, सही समय पे किया जाए, सही मार्केट में किया जाए, कौन से स्थान पे क्या बनाना चाहिए, व्यापार की क्या आवश्यकता है, लोगों की क्या ज़रूरत है। चूँकि आवश्यकता यदि नहीं है, जो मूलभूत निर्धारक है किसी भी उत्पादन का आवश्यकता, आवश्यकता देखनी पड़ेगी। आवश्यकता यदि नहीं है तो वस्तु के उत्पादन का कोई मतलब नहीं है। तो उद्यमिता जो है अर्थात इच्छा शक्ति जो है कार्य जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कहाँ पर किस चीज़ का उत्पादन किया जाए और कितना उत्पादन किया जाए ये सारी चीज़ों का निर्णय लेना, इन चीज़ों को समझना उद्यमिता में आती है। और जो लोग इसमें काम करते हैं उनको इसके लिए एक्सपर्ट होना पड़ता है। साथ ही साथ उनको अपना मुनाफा या नुकसान जो है वो भी उन्हें झेलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता होती है। तो ये जो क्षमता है इसके लिए ज्ञान विश्वास और साथ ही साथ मेहनत जो है वो बहुत आवश्यक है और इसे उद्यमिता कहा जाता है। तो ये जो कुल मिलाकर पूरा कार्यकलाप है उत्पादन का आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ों की इसमें आवश्यकता होती है। और ये जो चैप्टर है हमने अभी देखा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यदि आप जैसे कोई भी चीज़ है उदाहरण के लिए हम देखना चाहें जैसे हमें कोई व्यापार या उद्योग बनाना है उत्पादन करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि भूमि कैसे मिलेगा,
तो भूमि आपको देखना पड़ेगा। कोई व्यक्ति जैसे है उसके पास 10 एकड़ जमीन है, वहां पे वो खेती करता है। अब वो चाहता है कि वो कोई उद्योग लगाए, तो अब उसे ये सोचना होगा कि ये जो 10 एकड़ की खेती है उसे बंद करके उद्योग लगाना है। अब यदि उसने खेती बंद कर दी तो उसका आय जो है वो बंद हो जाएगा। जब तक वो श्रम पूंजी इकट्ठा नहीं कर लेता, उद्यमिता नहीं कर लेता, तो जितने साल तक उसके पास नहीं होगा, ये करने के बाद श्रम और पूंजी लाने के बाद उसका उद्योग स्थापित हो जाएगा। अब यहां से उत्पादन होगा। ये आप देख सकते हैं, इसके बीच में जो समय आएगा, ये जो समय सीमा है, तो ये भी इस प्रक्रिया के अंतर्गत आएगी। अर्थात जो समय उसने खेती बंद किया, उसके बाद उद्योग को स्थापित किया, फिर उत्पादन प्रारंभ किया, उत्पादन मार्केट में गया, उसका बिक्री हुआ, फिर उसको उससे पूंजी का लाभ हुआ, भौतिक साधन उसने लगाए और अस्थायी और स्थायी पूंजी उसने इसमें लगाया। तो ये जो पूरा क्रियाकलाप है ये उसे देखना होगा और ये पूरी चीज़ें उत्पादन की प्रक्रिया में आएंगी। अर्थात न सिर्फ जैसे हमने पहले देखा था मशीन से सामान बनकर निकलना, या हमने जो सबसे पहले देखा था साबुन बनना, तो साबुन बनने के लिए उसे ये सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। सिर्फ वो मशीन में कच्चा सामान डालेगा और साबुन निकल नहीं जाएगा, बल्कि उसे स्टार्ट से काम करना पड़ेगा। ज़मीन वहाँ पे उसको देखना पड़ेगा, कहाँ पे ज़मीन है, कहाँ पे फैक्ट्री है। उसके बाद उसको एनओसी इत्यादि लेने पड़ेंगे। अलग अलग तरह के व्यापार करने के लिए अलग अलग एनओसीज होती है, लोगों को प्रक्रिया का पालन करना होता है। सरकार की ओर से बहुत सारे नियम कानून बने हैं, उसके आधार पे फिर वो लोगों को लाते हैं, लोगों को बसाते हैं, लोगों को अपने पास नियुक्त करते हैं, साथ ही साथ व्यापार प्रारंभ करते हैं, मशीनरी लाते हैं, कच्चा माल, फिर रोलिंग, इस प्रकार से होता है। तो ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया होती है। तो उसके लिए मुख्य तौर पे जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसे ज्ञान होना चाहिए, उसे उस फील्ड का ज्ञान होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, किस प्रकार से वो अपना उत्पादन ले सकता है, इसके बारे में उसे पूर्ण नॉलेज भी होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती है उत्पादन। तो ये है बच्चों जो उत्पादन चैप्टर हम देख रहे थे कि उत्पादन कैसे होता है। तो हमने आज पूरा देखा कि उत्पादन करने के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता होती है और ये अर्थशास्त्र का आखिरी चैप्टर है। हम आगे आपसे और चैप्टर देखेंगे इसके संबंध में सामाजिक विज्ञान के। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ इसके नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, आप सब्सक्राइब बटन बना है यहाँ नीचे पे आप देख सकते हैं, जिस पे आप क्लिक करेंगे और हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार जानकारियाँ देंगे अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग बातों के संबंध में। तो ज़रूर हमारे साथ जुड़े रहिए। तो मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।